हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज के इस वीडियो में हम सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत होता है, इसका रेखा चित्र क्या होता है, इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, पूरा हम डीप में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमसे पहले से पढ़ाई करते होंगे तो उनको तो बात ये पता होगा, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जो अभी मुझे फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आपको बता दिए हमने, अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं परिभाषा करूँगा। सूक्ष्मदर्शी का सिंपल सा यही परिभाषा होता है कि सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करना, देखना। ठीक है, तो हम सिंपल सा परिभाषा यही कह सकते हैं कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तु को मतलब बहुत ही छोटे वस्तुओं को बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, तो उस प्रकाशिक यंत्र को ही हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जो छोटा से छोटा वस्तु होगा या कण होगा उसको भी बड़ा दिखाएगा और बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा, तो वो जो प्रकाशिक यंत्र होगा उस प्रकाशिक यंत्र को ही हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो यदि कोई परिभाषा पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यही आपको परिभाषा बोलना है। आप लिखेंगे कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। यह है कि जो अति सूक्ष्म बहुत ही छोटा जो कण होगा, जो वस्तु होगा, उसका क्या करेगा, बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा, उसे ही हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब याद रखेंगे एक और बात कि सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार होते हैं। मतलब इसके यदि हम प्रकार पे बात करें तो सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है जी, जिसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम कल की वीडियो में आपको बता देंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है। तो पहले हम देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब आता है सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में सरल सूक्ष्मदर्शी पर आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी नहीं पूछकर आपसे कह देगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए, मतलब पूरा डीप में आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहला आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिंपल में यही मतलब होता है, जैसे आप जो औजार होता है, औजार आप खरीदेंगे तो वो जो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है ना, इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। आप देखे होंगे कि उसमें इस प्रकार का एक सूक्ष्मदर्शी की तरह आपको मिलता है। ये शायद आपने औजार बहुत पहले खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि औजार में इस प्रकार का एक सूक्ष्मदर्शी मिलता था, और वही सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी। समझ में आ गया? तो ये हमने सामान्यतः एक तो आपको ऐसे ही फिगर बना दिया कि यही है सूक्ष्मदर्शी जो औजार में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी का सिंपल सा हमने परिभाषा लिखा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है। मतलब जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो कम फोकस दूरी वाला क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है।
जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से जो छोटा जो वस्तु होता है, जो छोटे कण होते हैं, उसको बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जिसकी सहायता से छोटे वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो साफ प्रतिबिंब बनता है। समझ गए। तो यदि आता है सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से छोटे वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सा है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। सिद्धांत में केवल आपको यही बताया गया कि जब वस्तु उत्तल लेंस में फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में स्थित हो, तो वस्तु द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही है आपका सिद्धांत। समझ में आ गया। सिंपल सा है यार। आप कहेंगे कि जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख भी लीजिए। हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित होता है, तो वस्तु का सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सिंपल से, इसलिए हमने यहाँ से ना बोलकर आपको यहीं से बोला है कि जब किसी उत्तल लेंस में वस्तु फोकस तथा क्या होता है प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। और ये सभी तो जो क्या होता है प्रीवियस में हमने इससे पहले जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें लेंस जब चैप्टर पढ़ाया था, तो लेंसों द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिनको पता होगा कि जब वस्तु फोकस पे होता है तो कहाँ पे बनता है, वक्रता त्रिज्या पे होती है तो कहाँ पे बनता है, तो उनको तो ये सब कुछ पहले से ही पता होगा। अब आता है इसका रेखा चित्र, मतलब इसका डायग्राम आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। रेखा चित्र समझ जाइए। रेखा चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 3 नंबर का रेखा चित्र पूछ लिया जाता है। कहेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेखा चित्र। देखिए, सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस ले लेना है। तो मैं एक उत्तल लेंस यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक हमने उत्तल लेंस ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं जिससे जो दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, फिगर थोड़ा सा बड़ा होगा। ये हम एक उत्तल लेंस हम ले लिए। ठीक है जी। अब ये उत्तल लेंस का ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O है, और यहाँ पर है एक वस्तु। क्या है, यहाँ पर है एक वस्तु जो है, यहाँ पर है एक वस्तु A और B। यह है वस्तु, नाम को आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहला तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु से सबसे पहला प्रकाश किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है। और हम इतना बात जानते हैं कि जो भी प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है प्रकाश किरणें, वो सीधे निकल जाता है। ठीक है, द्वितीय प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मतलब अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला जाता है। मतलब ये क्या होता है, फोकस से होकर चला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ लिया कि जो क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा द्वितीय प्रकाश किरणें, और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चला जाता है। ये क्या है, द्वितीय फोकस F2 है, इससे होकर चला जाता है। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये वाला थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ। इतना पे तो दिखाई दे ही रहा होगा, इसको थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, इतना छोटा कर दिया।
अब देखिए आप सोचिए कि ये देख रहे हैं तो ये इधर चला जा रहा है और ये वाला इधर चला जा रहा है, तो ये दोनों वास्तव में इस प्रकार जाएंगे और ये फैल जाएंगे, तो दोनों वास्तव में तो अनंत पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तब इसको हम क्या करते हैं, तो इन दोनों किरणों को हम पीछे लाते हैं। ये रेखा चित्र है, याद रखेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, पीछे लाते हैं। तो जब हम इन दोनों को सबसे पहले इनको हम पीछे लाते हैं इस प्रकार, ठीक है, और इसको भी हम पीछे लाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देख रहे हैं ये जब दोनों को हम पीछे लाते हैं, इस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं, तो ये जिस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं उस बिंदु से हम मुख्य अक्ष पर एक क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे इस प्रकार, और यही रेखा क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। समझ गए? तो यही है आपका फिगर, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। हमने क्या कहा था कि जब वस्तु उत्तल लेंस में जब वस्तु मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होता है, सीधा बनता है। देख रहे हैं ए बी है तो ये भी ए डैश भी है, तो सीधा बनता है, आभासीय बनता है। वास्तव में इधर तो कहीं बन नहीं रहा है, आभासीय बन रहा है। और उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देख रहे हैं वस्तु इतना छोटा, ये इतना बड़ा, ये समझ में। तो देखिए ये फिगर आपको बना लेना है। अब इसी में आपसे एक और पूछ लिया जाता है, ये तो हो गया रेखा चित्र, इसमें एक और पूछा जाता है आवर्धन क्षमता। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में क्या दिया है, आवर्धन क्षमता को ही सिद्धांत ना कहकर आवर्धन क्षमता लिख दिया गया है। तो आवर्धन क्षमता यदि पूछता है तो आपको यही सिद्धांत यहाँ से यहाँ तक लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिद्धांत कहे तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, और आवर्धन क्षमता को हम गणना करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ से समझिए, ये वस्तु है ए बी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस प्रकार करें तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, सी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं जो ए बी है वो ए डैश सी के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अब देखिए जब हम जानते हैं कि क्या होता है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु के बराबर है ना। तो वस्तु क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, ठीक है। ये क्या है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इसको हम D से प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो D है, ठीक है। तो जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तो वहाँ पर बना दर्शन कोण क्या होता है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये अल्फा से हम प्रदर्शित करेंगे, मतलब वस्तु द्वारा, ये वस्तु है चाहे यहाँ ये वस्तु कहें, दोनों बात एक ही है, बराबर है। तो वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये एक कोण बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है कि नहीं, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला पूरा एक कोण बन रहा है। तो प्रतिबिंब द्वारा जो बना दर्शन कोण है उसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ गए। वस्तु द्वारा दर्शन कोण बना दर्शन कोण अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यही आपको गणना करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई क्या होता है, अल्फा होता है। ये बात आपको पता होगा, ये सभी दर्शन कोण में हमने आवर्धन क्षमता में पढ़ लिया है, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को रेखीय मतलब आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए इससे आगे वाला स्टेप में जो ये क्या होता है, बीटा होता है वो 10 बीटा हो जाता है, और जो अल्फा होता है वो 10 अल्फा हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए जब क्या होता है 10 में क्या होता है ना कि 10 अल्फा जो हो, यदि थीटा का मान बहुत ही कम हो, मतलब लगभग 0 के बराबर हो, बहुत ही कम हो, तो जो 10 थीटा है उसको केवल थीटा लिख सकते हैं, और यदि थीटा है तो उसे 10 थीटा भी आप लिख सकते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ पे जो कोण है बहुत ही छोटा है यहाँ पे कोण, ठीक है। तो उसीलिए टेन बीटा को हमने क्या लिख दिया है, मतलब बीटा को टेन बीटा भी लिख सकते हैं, तो हमने टेन बीटा लिख दिया है, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये टेन बीटा क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी है। तो इस त्रिभुज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये जो टेन बीटा ये है, ठीक है, ये वाला कोण, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज है, एक है ओ ए बी, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, मतलब ए बी ओ, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और एक यही कोण से बना एक और त्रिभुज है ओ ए, मतलब ए डैश बी डैश ओ, एक ये पूरा बड़ा वाला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले के लिए लेंगे, तो हम क्या लेंगे ए बी ओ में। तो त्रिभुज ए बी ओ में देखें, हम इतनी बात जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए टेन बीटा है, तो इस वाले त्रिभुज में यदि देखते हैं ए बी ओ में, यदि इसमें हम देखते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी लंब होगा, आधार क्या होगा, ओ ए हो जाएगा। तो टेन बीटा के जगह पर लंब बटे आधार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम लिखेंगे m इक्वल टू टेन बीटा के जगह पर लंब क्या है, ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक है। आधार क्या है, ओ ए है, तो ओ ए हमने लिख दिया, ठीक है। ये मेन बटा हो गया, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, ये मेन बटा हो गया। उसके बाद अब देखिए टेन अल्फा है, टेन अल्फा का मतलब ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने मान लिया है यहाँ पे। तो अब ध्यान से समझेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए डैश सी ओ, ए डैश सी ओ में यदि देखें तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ए डैश सी बटे ओ ए डैश हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ए डैश सी बटे ओ ए डैश हो जाएगा। तो ओ ए डैश हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेसिक पता होगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है। मुझे कभी कभी मैं बताता हूँ बट मुझे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। पर जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि केवल एक बार कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। दिल में संतुष्टि नहीं होता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को हम इसलिए बताते हैं जिससे समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट में भी करता चलता, ठीक है। बट मुझे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा। अब इसी को हम चाहें तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ओ ए, और क्या लिख सकते हैं, इनटू ओ ए डैश बटे ए डैश सी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कहेंगे कैसे सर आपने इस प्रकार लिख दिया। देखिए जब भी इस प्रकार कोई दे तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले से गुणा कराता है, और जो ऊपर वाला होता है ये इससे गुणा कराता है। तो इस प्रकार जस्ट इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए ये जो है, ठीक है, ये चला गया ऊपर, इससे गुणा करा लिया, तो जो ए बी है वो गुणा कराएगा ओ ए डैश से, तो ओ ए डैश ऊपर है, ठीक है। और जो ओ ए है तो ओ ए है, तो ये ए डैश सी है तो ए डैश सी से गुणा कराएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। नहीं अगर इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ऊपर वाला जो है वैसे ही लिखा गया, और इन दोनों को हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो ये गुणा में हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा एक और बात, यहाँ पे ए डैश सी है उसको हम ए बी लिख सकते हैं, जो ए डैश सी दिखाई दे रहा है उसको हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, ठीक है, समझिए। यहाँ पर ये ए बी है, यही ना ए बी है, तो ए बी जो है वो ए डैश सी के बराबर है कि नहीं। अरे भैया ये जो दूरी है इतना, ये इसकी दूरी के बराबर है, दोनों ये दोनों एक ही इक्वल है ना साइजिंग में, तो उसीलिए ए डैश सी को हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं एम इक्वल टू ए बी बटे ओ ए इंटू ओ डैश ए बटे ए डैश सी के बराबर हम लिख दे रहे हैं ए बी, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल बचा m इक्वल टू ओ ए डैश
बटे ओ ए, ये बचा। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से आप समझें तो ओ ए क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश मतलब ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो इसका मतलब ओ ए डैश को हम डी लिख सकते हैं, तो एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। और ओ ए, तो ओ से ए तक की दूरी क्या है, ये तो यू है ना, ये तो यू है, देख रहे हैं ना, यही तो वस्तु था ना, तो ओ से ए तक की दूरी यू है, तो इसको हम यू लिख दे रहे हैं, और यही तो आपका फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो यही है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जो है डी बाई यू। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, तो यही है आपका सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी की एक प्रकार हमने पढ़ लिया जो है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसका परिभाषा, फिर से सिद्धांत, फिर से रेखाचित्र, फिर से आवर्धन क्षमता हमने ज्ञात कर लिया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वास्तव में केवल आप यही बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं आया है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या कुछ आपको नहीं समझ में आया है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। कुछ आपको कमी भी दिखाई दी हो हमें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि उस कमी को दूर कर सकूँ। ठीक है, और आप जानते हैं कि केवल हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, या अदर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल में, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। समझ गए? और अंत में यही कहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे भी जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।